पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 5x² प्लस 2/5 -7/2x प्लस 6 आपको यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x³ लिखना है, द कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखना है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ आपको x लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, देखिए आपके पास गिवन है दिस इज 3x³ and plus 5x² and plus 2/5 minus 7/2x plus 6। बच्चे बेसिकली क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, x³ का कोएफिशिएंट 3 लिख करके पेपर में आते हैं, और अगर एमसीक्यू में आएगा तो वहां पर ऑप्शन भी आपके पास दे रखा होगा एक 3 का ऑप्शन, बट 3 आपका करेक्ट आंसर नहीं है, तो हम इसे ब्रेक कर देंगे, है ना। क्या ब्रेक करेंगे, 3x³/5 and plus 5x²/5 and plus 2/5 और minus 7/2x and plus 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को x³ का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो दैट विल बी 3/5x³ हो जाएगा, नहीं, यानी कि x³ का कोएफिशिएंट 3/5 होगा, तो पहले का आंसर 3/5 हो गया। अगर x² का पूछा जाए तो 5/5 इंटू x² हो गया, यानी कि यह दोनों कट करके 1 के बराबर होगा, तो x² का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब पूछा जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ऑब्वियसली द कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो -7/2x है, तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट -7/2 होगा। पॉजिटिव 7/2 नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, -7/2 होगा, और कांस्टेंट में दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे यहां पर तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो यानी कि x³ का कोएफिशिएंट 3/5, x² का कोएफिशिएंट 1 एंड x का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी -7/2 के इक्वल हो गया। तो क्या हमें यहां पर करना है, एक्सप्रेशन को बिल्कुल सेपरेटली, यानी कि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन है तो इसको चेंज करके हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला टर्म हमारे पास ये हो गया, दूसरा टर्म हो गया, और दिस इज थर्ड टर्म, और बाकी के जो लिखे हुए ऑलरेडी, ठीक है, उसे हम नोट कर देंगे। फिर हम x³ का, x² का और x का कोएफिशिएंट बता सकते हैं बड़े आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो मैंने आप सबको बताया था, मेरे बुक्स में आपने देखा भी होगा सॉल्व्ड एग्जांपल्स में, कि एक्सप्रेशन वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि होल नंबर हो, ठीक है, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते थे। यानी कि जो आपके पास जो वेरिएबल है उसका पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए लेट चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 1/x⁻² प्लस 1/x⁻1 प्लस 1/2। तो देखो ये x⁻² ऊपर जाएगा तो x² हो जाएगा, और ये x हो जाएगा प्लस 1/2। मैंने बोला था कि वेरिएबल का पावर हमें कांस्टेंट है, 1/2 इज कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें x का चेक करना है। तो x का पावर यहां पे 2 है, होल नंबर है, 1 है, होल नंबर है, दैट मीन्स कि यस ए पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो आप पहले इससे क्या कीजिए, x² x³ -1 है, पहले आप इसको ब्रेक कर दो, तो x² इंटू x³ करोगे तो बच्चों x की पावर 5 आएगा और -x² आएगा। अगेन वी हैव टू चेक द पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज x, तो x का पावर 5 है, और होल नंबर से x का पावर 2 है, ये भी होल नंबर है, दैट मीन्स कि यस इट इज अगेन अ पॉलिनोमियल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्रेशन घुमा करके दिया हुआ है, तो आप यहां पर क्या करेंगे इस केस में, आप क्या करेंगे, आप आगे आ जाइए। हाँ, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि x² प्लस x एंड प्लस 1, और यहां पर x प्लस 1/x+1 है। बड़े प्यार से दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद जो हमारे पास बचेगा x² प्लस x प्लस 1, यानी कि x का पावर 2, यहां पर x का पावर 1। मैंने बोला था कांस्टेंट से यहां पे हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट या तो माइनस में हो, पॉजिटिव में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इवन की रूट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x का पावर 2, x का पावर 1, ये दोनों होल नंबर है, तो यस यह पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, x² फोर्थ पार्ट में x²
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां तो आपके पास x की पावर 2 आ गया और यहां पर x का पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर -2 हो जाएगा। अब देखो x की पावर -2 आ गया। मैंने कहा था कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि वो होल नंबर होने चाहिए। मैं बोल चुका हूं, तो ये नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप सबने बड़े अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा, जहां पर कांस्टेंट हैं, जहां पर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और जो टर्म्स हैं वो सेपरेटेड बाय साइन ऑफ ऑपरेशन प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, चाहे वेरिएबल x हो या y हो, उसके पावर हमेशा आपके होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर आप सबको पता है 0, 1, 2, 3, यानी कि ना तो x का पावर नेगेटिव होना चाहिए और ना ही हो और रूट में होने चाहिए, यानी कि ना तो फ्रैक्शन में होने चाहिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 37। तो बच्चों बाइनोमियल मतलब जिसके वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म्स हो, उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। और डिग्री 35, 37 यानी कि x का जो हाईएस्ट पावर है दैट शुड बी 37 होना चाहिए। तो x का पावर 37 कर दिया, तो दो टर्म होना चाहिए। एक टर्म तो लिख लिया, दूसरे टर्म में जो दिल करे लिख लो, 5 लिख लो, या x स्क्वायर लिख लो, या x की पावर 36 लिख लो, x की पावर 35 लिख लो। बस याद रखना x का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है और कभी भी x का पावर फ्रैक्शन में हमें नहीं लिखना। अब कह रहे हैं कि ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ट्राइनोमियल में हमें 3 टर्म्स होने चाहिए। तो चलो भाई डिग्री 2 हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो ये तो लिख लिया। अब एक हमने 5x लिख लिया और एक -2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, थर्ड के केस में कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 500, यानी कि टर्म एक ही होना चाहिए और जिसका डिग्री 500, तो x की पावर क्या होगा 500 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों का एक एग्जाम्पल हो गया और ऐसे आप वेरियस एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद भी आप अब बना सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, मोनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म एंड डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, और तो इस तरीके से आप ऐसे बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल्स बना सकते हैं आप इसका। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन -x + 3/2। देखिए, तो -x + 3/2 को हम -x/2 एंड +3/2 लिख सकते हैं। फर्दर यू कैन राइट -1/2 इंटू x + 3/2, यानी कि यहां पर x का जो कोएफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया -1/2। तो इसका तो आंसर -1/2 होगा x का। सेकेंड बात है x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो -3x³ अपॉन 7 एंड +9x अपॉन 7। अब आपको लग रहा हो कि सर यहां तो x² है ही नहीं, तो एक काम करते हैं -3/7 x³ एंड +9 अपॉन 7x एंड +0 इंटू x²। ऐसा लिखने से एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पहले आप इसे लिखिएगा, बाद में इसे लिखिएगा, राइट। ठीक है, तो यानी कि इस केस में x² का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी 0 होगा। तो जो नहीं दे रखा हो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तो इस केस में ये 0 आएगा। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड पार्ट, x³ का पूछ रहा है, तो यहां पर आप सेपरेट करोगे तो πx³ अपॉन 11 आ जाएगा और ये 7x² अपॉन 11 होगा, अब -6x अपॉन 11 होगा। फर्दर एक स्टेप अगर आगे हम और भी चलते हैं, ठीक है, तो आप आइए यहां पर पाई अपॉन 11 x³ एंड +7 अपॉन 11 x² एंड -6 अपॉन 11 x। ठीक है, तो यहां पर x³ का जो कोएफिशिएंट है वो पाई अपॉन 11 है। एक बात याद रखिएगा, पाई का वैल्यू यहां पर 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा पाई एक इरेशनल नंबर होता है और 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, यानी कि x³ का वेरिएबल के कोएफिशिएंट यहां पर पॉलिनोमियल के केस में इरेशनल नंबर लिए जा सकते हैं। तो पाई को जब तक ना लिखा रहे अपने मन से 22/7 लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है।
पाई का जो टेंटेटिव वैल्यू है हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसका 22/7 यूज करते हैं, बट पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बट 22/7 जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। ए टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ध्यान रखिएगा यहां पर। और ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 22 में 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक सर्टेन प्लेस के बाद आपके नंबर्स जो है वो रिपीटिंग मिलने लगेंगे। तो ये आपके पास π/11 हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर फोर्थ का पार्ट यहां पूछा जाए, x4 का पूछ रहा है, तो -7/21 x⁴, यानी कि इसका कोएफिशिएंट -7/21, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो दैट विल बी -1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर x5 का पूछ रहा है, तो -x5 देखो, अब यहां पर -x5/-2, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 1/2 x⁵ आ जाएगा। तो x5 का जो कोएफिशिएंट होगा इस केस में 1/2 होगा, नॉट -1/-2 नहीं, दिस विल बी 1/2 के बराबर होगा। और वही अगर x³ का पूछा जाए तो -21/2 हो जाएगा, अगर x का पूछा जाए तो -5/2 के इक्वल हो जाएगा। तो जब कोएफिशिएंट पूछा जाए ऐसे केसेस में तो हमेशा याद रखिएगा टर्म्स को सेपरेट करके साइन को जरूर ध्यान रखिएगा, तो बड़े आराम से आप कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं और आपके आंसर्स भी बिल्कुल करेक्ट आएंगे।